शादी से एक दिन पहले मेरी सहेलियों ने मुझे हनीमून के बारे में बताया था। मैं बहुत डर गई थी। जैसे ही दूल्हा कमरे में आया, मैं डर के मारे रोने लगी। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे ये सब नहीं करना है। फिर मैंने उसे बताया कि शादी के नाम से ही मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर लड़कियों के साथ जो होता है, वो मुझे हमेशा डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात को लेकर हर लड़की के मन में बड़े सपने और उम्मीदें होती हैं। वो नई खुशियां और नए जीवन के लिए तैयार होकर अपने पति के घर आती है। लेकिन मैं उस समय बहुत तनाव में थी। मेरी हालत ये थी कि जैसे ही मुझे ख्याल आता कि अब दूल्हा कमरे में आएगा, मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं, एक ऐसी जगह जहां मेरा पति मुझे ढूंढ ना सके। मैंने सोचा कि काश ये सब अचानक गायब हो जाए, लेकिन समय बहुत तेजी से बीत रहा था। डर के कारण मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति राहुल अंदर आए। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना पल्लू जोर से पकड़ लिया। मैं किस दर्द से गुजर रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहे थे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। राहुल मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ समय तक वो मेरे उस सुंदर चेहरे को बड़े प्यार से देखते रहे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और यही मेरे लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, मेरे हाथ पैर ठंडे देखकर वो बोलने लगे कि क्या हुआ श्वेता, तुम इतनी नर्वस क्यों हो। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मैंने बस ना में सिर हिला दिया और कहा कि कुछ नहीं। फिर वो बोले, तो तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। धीरे से मैंने कहा कि मुझे इस रिश्ते से बहुत डर लगता है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत देने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोले कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। तो वो बोले कि देखो, इसका एक ही उपाय है। मैंने पूछा कि कौन सा उपाय है। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और मुझे ढांढस बंधाया। फिर वो उठे और अलमारी के पास गए। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक दवा निकालकर मेरे हाथ में दी। साथ में पानी का गिलास भी दिया और बोले कि ये गोली खा लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और फिर मैंने पूछा कि ये कैसी दवा है। उस पर वो बोले कि ये तुम्हारे सारे टेंशन का इलाज इस गोली में है। राहुल की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं सोचने लगी कि मेरे टेंशन का इलाज ये गोली कैसे हो सकती है। लेकिन जब राहुल ने मुझे भरोसा दिलाया कि इस गोली को खाने के बाद मेरा सारा डर और टेंशन खत्म हो जाएगी, तब मैंने वो गोली खा ली। इसके बाद राहुल मेरे पास आने लगे। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़े और अपने होठों पर रख दिए। वो मुझे अपने प्यार का इजहार करने लगे। लेकिन मैं ऐसी थी जैसे मेरे शरीर में कोई करंट दौड़ रहा हो। धीरे धीरे राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं डर के मारे खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी आंखों में शांति आ रही थी। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और फिर कुछ देर के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही मेरी सहेलियां, जो पहले से शादीशुदा थीं, मुझे अपने पास बैठाकर बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, इसीलिए ये जरूरी है कि तुम हमारे साथ इस रिश्ते के बारे में कुछ बातें जान लो। शादी और इस रिश्ते के बारे में मैं बिल्कुल नई थी। जब मेरी सहेलियों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से डर लगने लगा। उनके बताने का अंदाज कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने कहा कि पति शादी की पहली रात अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, और तुम्हारा तो देखो, तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हारा पति शादी की पहली रात ही पता नहीं क्या क्या करेगा। ये कहकर वे चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। उनकी बातों ने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उनकी कही बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर रख दिया। मैं इतनी डर गई कि शादी की पहली रात मेरे लिए एक भयावह सपने जैसी लगने लगी। और फिर जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं छिप जाऊं।
शादी की पहली रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं पहले से ही बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन राहुल ने मेरी बातें सुनी और मुझे समझने की कोशिश की। उन्होंने शायद मुझे नींद की दवा दी थी। गोली खाते ही मैं गहरी नींद में चली गई। मुझे अपनी शादी की रात का कुछ भी ध्यान नहीं था। बस इतना एहसास था कि मेरे पति ने मुझसे अपना अधिकार छीन लिया। सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। जब मैंने हिलने की कोशिश की तो मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं तड़प उठी। मेरा पति जो मेरे पास सो रहा था तुरंत उठकर बैठ गया और पूछने लगा कि क्या हुआ श्वेता। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा पूरा शरीर बहुत टूट रहा है और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कल रात को याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं ये सोचकर घबरा गई कि आखिर क्या हुआ था। जब मैंने बिस्तर पर नजर डाली तो देखा कि मेरे हाथों में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बिखरी पड़ी थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने सिरहाना पकड़कर उठने की कोशिश की। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी हालत ये बता रही थी कि रात को मेरे पति ने मेरे साथ बिल्कुल भी प्यार से बर्ताव नहीं किया। मेरी इच्छा के बावजूद मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। दर्द की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोते हुए देखकर राहुल भी उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि देखो, ये सब तो होता ही है, तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। शादी की पहली रात को ऐसा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि जब पत्नी इतनी सुंदर हो और आदमी अपनी इच्छाओं पर काबू कैसे रख सकता है। और रात को तुम बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा अगर तुम्हें मैंने दवा नहीं दी तो तुम मुझे पास में आने नहीं दोगी और मुझे अपनी रात खराब नहीं करनी थी। जब राहुल ने ये कहकर कमरे से बाहर कदम रखा कि वो वॉशरूम जा रहा है, तब मेरा शरीर इतना कमजोर महसूस हो रहा था कि मैं उठने के लायक भी नहीं थी। राहुल घर में अकेले रहते थे क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। पहले तो मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्तों की समझ नहीं। लेकिन मेरी माँ ने समझाया कि लड़का बहुत अच्छा है, अपना खुद का घर है। अगर इसके माता पिता नहीं हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है। और तुमने पूरी तरह से जांच पड़ताल की है तो किसी ने भी इसके बारे में कोई कमी या बुरी बात नहीं बताई है। इसीलिए ये रिश्ता सही है। मेरी बेटी के सिर पर ससुराल का बोझ भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी की पहली रात मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। जब राहुल नहाकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि देखो, इस घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसीलिए इस घर का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। उनकी इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये सब करने के लायक नहीं हूँ। उस वक्त मुझे ये सब करना भी मुश्किल लग रहा था कि मैं क्या उनके लिए नाश्ता बना पाऊंगी। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गए कि जल्दी उठो और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। जब मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा मानो मेरी कमर टूटने वाली है। बहुत मुश्किल से मैं कमरे से बाहर आई। राहुल बाहर हॉल में बैठकर किसी से फोन पर हंसते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन वो क्या कह रहे थे ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल रात के बारे में किससे बात कर रहे थे, और वो भी इतनी बेशर्मी से। राहुल का इस तरह का अपनी पर्सनल बातें किसी और से शेयर करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं नई दुल्हन थी, इसीलिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि बाद में मैं उन्हें समझाऊंगी कि इस तरह की निजी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। नजरें झुकाकर मैं किचन में चली गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने और राहुल के लिए नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने डरते हुए राहुल से कहा कि राहुल, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, इसीलिए आज रात मैं आपके साथ नहीं सो पाऊंगी। इसीलिए आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। राहुल उस समय चाय पी रहे थे। मेरी बात सुनकर उनका चाय का कप होठों तक पहुंचते पहुंचते रुक गया और वो बोले कि देखो, मुझे तुम्हारे किसी भी बहाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए, इसीलिए ही मैंने तुमसे शादी की है। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मुझे अब भी ये नहीं पता था कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था,
लेकिन मेरी जो हालत थी उससे साफ साफ पता चल रहा था कि मैं अब उस दर्द को दोबारा सहन करने की स्थिति में नहीं थी। फिर भी मेरे सामने खड़ा इंसान मेरे हर दर्द को नज़रअंदाज कर रहा था और अपनी मनमानी करने पर उतारू था। जैसे ही रात हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा मन किसी ने अपनी मुट्ठी में दबा लिया हो। रात को जब राहुल ने मुझे एक और दवा दी, तो मैंने कहा कि मुझे ये दवा नहीं खानी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये नींद की दवा नहीं है। मैंने पूछा, तो फिर ये कैसी दवा है? फिर राहुल बोले कि ये जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा है। मैंने उन्हें इस मामले में डॉक्टर से सुझाव लेने को कहा। तब राहुल ने कहा कि वो मुझे किसी भी हालत में डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी माँ की मदद लेनी चाहिए। उस दिन जब राहुल ऑफिस गया, तो मैंने अपनी माँ को बुलाया। वो तुरंत आई और मैं उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने अपनी कमर और पेट के निचले हिस्से में हो रहे दर्द के बारे में बताया। पिछले 8 दिनों से मैं इन तकलीफों को सहन कर रही थी। मेरा हाथ लगातार अपने पेट पर ही था क्योंकि दर्द असहनीय था। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं डर गई थी। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखते हुए जो बात कही, उससे सुनकर मेरा दिल दहल गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर पर जो निशान और चोटें हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। ये सब सिर्फ एक रात की बात नहीं है, बल्कि लगातार हो रहा है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं डॉक्टर की बातें सुनती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। फिर डॉक्टर ने आगे कहा कि तुम्हारे शरीर को इस समय आराम और सही इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारा मासिक चक्र भी गड़बड़ा गया है। ऐसा किसी तरह के शारीरिक तनाव या लगातार दर्द सहन करने की वजह से हुआ है। तुम्हें तुरंत अपने पति से बात करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी कानूनी सहायता की मदद लो। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। घर लौटते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हें अब इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। कोई भी रिश्ता इतना जरूरी नहीं होता कि उसमें तुम अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ सही बर्ताव नहीं करता, तो तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला लेना होगा। मैंने नामे सिर हिला दिया और डॉक्टर से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। शायद आपसे कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर ने इस बात को गंभीरता से कहा कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास आता है, क्या उस समय तुम होश में रहती हो? फिर मैंने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि राहुल तो हर रात मुझे जल्दी प्रेग्नेंट कराने के नाम पर कोई दवा देता था, जिसे खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती थी। लेकिन डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई थी, वो सुनकर मेरे मन में राहुल के लिए गहरा शक पैदा होने लगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पति को तुमसे प्यार है, तो वो तुम्हें बेहोशी की दवा देकर तुम्हारे करीब क्यों आता है? इसकी कोई और वजह होगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरे मन में राहुल को लेकर और भी शक पैदा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सच को कैसे पता करूं, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने वो दवा लेने से मना किया था, तो राहुल मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। वो जबरदस्ती दवा मेरे मुंह में डाल देता और मेरे हाथ में पानी का गिलास थमा देता। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि एक काम करो, मुझे उस दवा का नाम बताओ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उस दवा के बारे में कुछ भी नहीं पता। राहुल ने आज तक वो दवा मुझे कभी दिखाई ही नहीं थी। वो अपनी अलमारी से निकालकर मुझे देता था। जब मैंने डॉक्टर को ये बात बताई, तो वो हल्के से मुस्कुराई और बोली कि यही तो शक की बात है। अगर दवा नॉर्मल होती, तो तुम्हारा पति इसे छुपाकर क्यों रखता और हर दिन तुम्हारे मना करने के बावजूद जबरदस्ती क्यों देता? फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पति की हरकतों पर नजर रखनी होगी, तभी तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। डॉक्टर ने मुझसे ये सब बातें कही, लेकिन उस वक्त मैं अकेली उनके कैबिन में थी।
मेरी माँ केबिन के बाहर बैठी हुई थी। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर वापस पहुंची तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू अपनी देखभाल क्यों नहीं करती? तेरे सिर पर न तो सास ससुर की जिम्मेदारी है और न ही किसी बड़े परिवार का बोझ है। तेरा पति तुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन देख तेरी हालत क्या हो गई है। सिर्फ 8 दिनों में ही तू बिल्कुल सूख सी गई है। तेरे चेहरे की रंगत भी उड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरा पति तो किसी जंगली जानवर से कम नहीं था। हर रात मुझे बेहोशी की दवा देकर मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेलता था। माँ मुझे समझाकर अपने घर चली गई, लेकिन मैं पूरी रात डॉक्टर की बातों के बारे में सोचती रही। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। ये ऐसी बात थी जिसे मैं राहुल से भी कह नहीं सकती थी। मैं खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं अपनी माँ के साथ उनके घर चली जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे कभी भी अपने पति की इजाज़त के बिना अपने घर नहीं ले जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे राहुल की अलमारी की जांच करनी चाहिए कि आखिर वो मुझे कौन सी दवा देता है। मैं तुरंत उठी, धीरे धीरे चलकर अलमारी के पास गई और उसे खोल दिया। सामने उसके कपड़े रखे थे। मैंने एक एक कर कपड़े हटाकर देखा, लेकिन वहां कोई दवा नहीं थी। फिर मैंने दूसरी दराजें भी चेक की। उनमें कुछ जरूरी कागजात थे, लेकिन दवाएं नहीं थीं। जब मैंने सबसे निचली दराज खोली तो वो लॉक था। मुझे समझ में आ गया था कि राहुल वहीं पर दवाएं छुपाकर रखता है। रात को जब राहुल घर लौटा तो मैंने उसे खाना दिया, लेकिन मेरा खुद का खाने का मन नहीं था। डॉक्टर की बातों से मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। मैं बिना कुछ खाए सोने चली गई। सोने से पहले मैंने दूध का गिलास पी लिया और जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि राहुल को लगे कि मैं सो गई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि वो मेरे साथ क्या करता है। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आया। उसने मुझे सोते हुए देखा और पास आकर मेरा हाथ हिलाने लगा। वो मुझे जगाने की कोशिश करने लगा और गुस्से में बोला कि श्वेता उठो, बस करो ये सब। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके माथे पर गहरी शिकन थी और वो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि राहुल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो और मेरी कमर भी बहुत दर्द कर रही है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में बोला कि ये बहाने मेरे सामने मत बनाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो ये दवा लो। मैं उठकर बैठ गई और कहा कि आप ये दवा अलमारी में छुपाकर क्यों रखते हैं? मेरी बाकी दवाओं के साथ रख दें, मैं खुद ही ले लिया करूंगी। मेरी ये बात सुनकर वो हैरानी से मुझे देखने लगा और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी दवा अलमारी में लॉक किए हुए ड्रॉवर में रखता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं डर गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने बात संभालते हुए कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज दवा मैं खुद ले लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ दवा नहीं मिली। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आपने उसे लॉक किए हुए ड्रॉवर में रखा है। मैंने किसी तरह बात टालने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ खुद अपने हाथों से दवा दूंगा, जब तक तुम्हें बच्चा ना हो जाए। मैंने कहा कि राहुल, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। आप मुझे किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? हो सकता है कि डॉक्टर मुझे कुछ बेहतर उपचार बता सके। ऐसी कोई भी दवा खुद से लेना ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर वो मुझे दवा देना बंद कर देगा, लेकिन उसने जवाब दिया कि ये दवा औरत को प्रेग्नेंट बनाने के लिए है। तुम्हें किसी डॉक्टर से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बात सुनो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा कि आज मैं कोई दवा नहीं लूँगी। जैसे ही मैंने ये कहा, वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने ज़बरदस्ती मुझे वो दवा खिला दी। दवा लेने के बाद मेरी वही हालत हो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो अपनी हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगने लगा कि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। मैंने इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करने का फैसला किया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसे ऐसी जगह पर रख दिया
जहाँ से मेरा बिस्तर साफ दिखाई दे सके। रात में राहुल ने फिर से मुझे वही दवा दी और मेरी हालत खराब हो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने राहुल के ऑफिस जाने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और उसमें रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा। वीडियो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने मोबाइल फेंक दिया और अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। जो कुछ भी वीडियो में देखा वो सहन करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इससे पहले कि राहुल वापस घर आता, मैंने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। ये सब सुनकर मेरी माँ रोने लगी और मेरे पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। राहुल एक नामर्द था। वो इस काबिल नहीं था कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। वो तो इस लायक भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य वैवाहिक संबंध बना सके। अपनी इस कमी को छुपाने और खुद को मर्द साबित करने के लिए वो रात में अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेजता था। वो मेरे साथ जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। मेरे माता पिता ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मेरे तलाक भी करवाया। जांच में पता चला कि राहुल की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी ने भी इसी वजह से उसे तलाक दिया था कि वो नामर्द था। शायद अपनी इस कमी को छुपाने और अपनी पहली पत्नी को ये साबित करने के लिए ही कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ ये घिनौना अपराध किया। उसने मेरा जीवन नरक बना दिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ अत्याचार करने वाले एक से ज्यादा लोग थे। ये बात सच थी। राहुल मुझे नींद की दवा खिलाकर बेहोश कर देता था ताकि उसके दोस्त मेरे साथ गलत काम कर सकें। वो ये सब अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए करता था। उसने मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुझे इस दर्द और सदमे से उबरने में पूरा 1 साल लग गया। वो यातनाएं और वेदनाएं जो मुझे उसने दी, बेहद खतरनाक और असहनीय थी। फिर मेरे माता पिता ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा। इस बार वो व्यक्ति पूरी तरह से परिवार वाला था। उसकी पहले से शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। लेकिन उसके बेटे के जन्म के समय उसकी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं थी और मेरे माता पिता को भी नहीं थी। आज मैं अपने ससुराल में बेहद खुश हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात का ध्यान रखता है और मेरी हर इच्छा पूरी करता है। मैंने भी मन से उसके बेटे को अपनाया है और उसे सगे बेटे की तरह प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितना दुख दिया था उसकी भरपाई उन्होंने मुझे इतना अच्छा पति देकर की। मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। उन्होंने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। लड़कियों के माता पिता अक्सर ये सोचकर किसी अकेले व्यक्ति को दामाद के रूप में चुनते हैं कि वो अकेला है और उनकी बेटी को सास ससुर या बड़े परिवार के झंझटों से बचना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ससुराल पूरा हो, सास ससुर साथ हो, तो लड़की ज्यादा खुश रहती है। क्योंकि अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने और सही राह दिखाने के लिए सास ससुर मौजूद रहते हैं। उनका आशीर्वाद भी हमेशा सिर पर बना रहता है। ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।